चलिए, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सेट नंबर 28 पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको 25 साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये 25 क्वेश्चन आपके रेलवे के विभिन्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। चलिए, आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा और आपको ऊर्जावान बनाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? प्रश्न है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 2 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? तो जल का घनत्व अधिक होता है। समझिए क्यों होता है ऐसा। तो कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी या जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध मजबूत होता है, ठीक है, जिससे अणु एक साथ बंधे रहते हैं, ठीक है। इसी के कारण आपका जल का घनत्व अधिक होता है। यदि 4 डिग्री से नीचे हो या 4 डिग्री से अधिक हो तो जल का घनत्व कम हो जाता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाएगा? ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है शुद्ध सोना। तो सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि हम प्लेटिनम के सांकेतिक पूछे आपसे तब पीटी होता है, सांकेतिक इसका पीटी होता है। और इसका प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक पूछता है कि जब परमाणु क्रमांक कितना होता है यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 78। कितना बोलिएगा? 78 बोलिएगा। यदि हम चांदी की बात करें, चांदी, तो चांदी का सांकेतिक होता है एजी। एजी से इसे संकेतित किया जाता है तो एजी होता है। और इसका जो है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर जो होगा ये 47 होता है यानी 47 होता है। यदि शुद्ध सोना की बात करें, शुद्ध सोना, तो शुद्ध सोना क्या है? तो कहिएगा 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट का, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, किस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो जो पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो किस रूप में करेंगे? यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में करेंगे या नाइट्रेट में करेंगे कि अमोनिया में करेंगे कि नाइट्राइड में करेंगे? तो जो पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो आर्किमिडीज कहाँ के निवासी थे? तो कहिएगा ग्रीस के निवासी थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया? तो कहेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत दिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत दिए। तो इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा
कि जब कोई वस्तु तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी हुई है तो उसके ऊपर की तरह एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। अब ये जो बल लगेगा तो वस्तु द्वारा विस्थापित किया गया द्रव्य के भार के बराबर होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो कौन ऐसा धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है सीसा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सोना है, सोना ये आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यदि हम सोना की बात करें तो इसका सांकेतिक कितना होता है? तो कहिएगा Au होता है। कितना होता है? Au। अब पूछ लेता है जो सोना के एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी Au का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो कहिएगा 79। ठीक है, तो सोना का एटॉमिक नंबर पूछ ले यानी परमाणु क्रमांक, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो बोलेंगे 79 यानी 79। ठीक है, यदि एल्युमिनियम को पूछे, एल्युमिनियम को Al सांकेतिक हुआ, Al एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है एल्युमिनियम के? तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो याद रखिएगा, इस 13 आपका एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया। यदि लोहा आयरन की बात करें तो इसका सांकेतिक Fe होता है, इसका सांकेतिक Fe होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 यानी 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। यदि सीसा के बात करें तो सीसा के Pb से सांकेतिक क्या होता है? इसका सांकेतिक क्या होता है सीसा के? तो कहिएगा Pb। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो Pb के एटॉमिक नंबर जो होगा ये आपका 82 होगा यानी 82 होगा। तो याद होना चाहिए सब आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, करनाल बट एक बीमारी है। करनाल बट एक बीमारी है, किसका बीमारी है? तो जो करनाल बट होता है, ऑप्शन देखिए, धान की बीमारी है, ऑप्शन बी है मटर की बीमारी है, ऑप्शन सी है राई की और ऑप्शन डी है गेहूं की। जो करनाल बट होता है ना, ये गेहूं में होता है। तो गेहूं की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि गेहूं का जो बीज होता है यानी फल काला हो जाता है और जब काला होगा तो मछली जैसा बदबू आने लगता है उस गेहूं से। तो उसमें बोलेंगे क्या? जो करनाल बट हो गया है। ठीक है, तो करनाल बट ये क्या है? तो कहेंगे एक प्रकार का फंगल बीमारी है। करनाल बट क्या है? तो कहिएगा एक प्रकार का फंगल बीमारी है। तो करनाल बट क्या हुआ? तो कहिएगा एक प्रकार के फंगल बीमारी है। यह किस में होगा? तो गेहूं में होगा। किस कॉक के कारण होगा? तो कहिएगा जो आपका टिलेटिया, जो आपका टिलेटिया इंडिका नामक कवक के कारण होता है। कारण होता है। इसमें क्या होता है? तो कहिएगा इसमें गेहूं का जो बीज होता है, बीज या फल, ठीक है, ये काला हो जाता है। काला हो जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो करनाल बट क्या है? तो कहिए कि गेहूं में होने वाला एक फंगल डिजीज है। इसमें गेहूं का जो बीज है वो काला हो जाएगा और जब काला हो जाएगा तो मछली की तरह
बदबू देता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पलायन वेग का मतलब क्या होता है, यदि हम किसी पिंड को 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से उसे यदि हम फेंकते हैं, ठीक है, तो वो फ्लाइट कर जाता है, यानी ब्रह्मांड अंतरिक्ष में चला जाता है, जो पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, उसी को पलायन वेग कहा जाता है। ठीक है, तो इस पलायन वेग का मान क्या होता है, तो कहेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु का नाम पूछा है, तो सबसे भारी धातु इसमें कौन सा है, ठीक है, तो कहिएगा ओस्मियम। ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यदि ओस्मियम की बात करें तो इसका संकेत क्या होता है, तो कहिएगा ओएस होता है, इसका संकेत ओएस होता है। और एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कहिएगा 76 होता है, यानी 76 होता है। तो ये एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो कहेंगे जो एटॉमिक नंबर होगा वो 76 होगा, 76 होगा। यदि चांदी की बात करें तो चांदी का सांकेतिक होगा Ag, और एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो 47 कहिएगा। सोना के पूछ ले तो सोना के Au होगा, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 79, यानी 79 होता है। और पारा के पूछ ले आपसे तो पारा को Hg से डिनोट किया जाता है, Hg से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 80। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है। तो जो अफीम है, अफीम क्या है, तो कहेंगे एक नशीला पदार्थ है, एक नशीला पदार्थ है। कि किससे प्राप्त करेंगे, तो कह रहा है एक में ऑप्शन दे रखा है पके फल के लेटेक्स से, ऑप्शन भी है बिना पके फल के लेटेक्स से, ऑप्शन भी है सूखी पत्ती से, ऑप्शन डी है जड़ से। तो देखिए अफीम का पौधा होता है, इसमें एक गोल आकार का फल लगता है, गोला आकार के फल लगता है। जब ये फल अभी काचा रहेगा, जब ये फल जो काचा रहता है तो इस पे क्या किया जाता है, इस फल पे हल्का कट कर दिया जाता है, और कट कर दिया जाएगा तो जो ये फल है इसके ऊपर एक लेटेक्स आ जाता है, इसी लेटेक्स को अफीम बोला जाता है। ठीक है, एक परत आ जाएगा, ठीक है, इस पर कट किया जाएगा तो इसमें इसके फल से एक परत आ जाएगा जिसे लेटेक्स बोला जाता है। तो कहेंगे बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है। तो जो घड़ी है, तो घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी, ऑप्शन ए है गति ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है उष्मा ऊर्जा, और ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा। तो हम ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी आपका सही होगा। घड़ी की जो स्प्रिंग होता है उसमें आपका स्थिति ऊर्जा रहता है। यदि गति ऊर्जा की बात करें तो गति ऊर्जा में क्या कहिएगा, तो कहिएगा नदी का बहता पानी, नदी का बहता पानी में कौन ऊर्जा, तो गति ऊर्जा। ठीक है, यदि नदी का पानी बह रहा है तो उसमें गति ऊर्जा। यदि क्वेश्चन फिर ये भी पूछता है कि डैम जो डैम्प होता है, तो डैम का पानी में कौन ऊर्जा, तो डैम्प जो है यहाँ पानी स्थिर रहता है, तो यहाँ पे कौन सा ऊर्जा, तो कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं
कि नदी का पानी बह रहा है तो कौन सा ऊर्जा, तो कहेंगे गतिज ऊर्जा। यदि पानी स्थिर है तो कौन सी ऊर्जा, तो कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंसू गैस यानी टीयर गैस है। ठीक है, तो किसे हम टीयर गैस के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन कार्बाइड और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो किस गैस को हम आंसू गैस के नाम से जानेंगे, तो अमोनिया को आंसू गैस के नाम से जाना जाता है। यदि अमोनिया के रासायनिक सूत्र पूछे तो कहिएगा NH3। NH3 होता है अमोनिया के रासायनिक सूत्र। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है तुलसी, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है नीम और ऑप्शन डी है आंवले। तो जो आंवले का पौधा होता है इसे शासकीय डॉक्टर के रूप में भारत में माना जाता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि न्यूनतम संभव ताप कौन सा है, यानी सबसे न्यूनतम ताप पे इसमें है कितना है, तो ऑप्शन ए है -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है -300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है आपका 1 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस जो 273 डिग्री सेल्सियस है ये आपका न्यूनतम ताप होता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो एसिड रेन का नाम सुने होंगे। तो एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन, तो ये किसके कारण होता है, तो देखिएगा एसिड रेन कब होगा, तो कहेंगे मानसून का पहला बारिश, मानसून का जो पहला बारिश होता है, पहला बारिश, ठीक है, तो इसमें एसिड रेन बरसता है, इसमें एसिड की मात्रा रहता है, उस पानी में एसिड की मात्रा रहता है। और जो तब कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान यानी जो बारिश होगा मानसून का पहला बारिश, तो उस पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा 5.6 होता है, 5.6 होता है। तो ये 5.6 है, 5.6 क्या है, तो कहेंगे ये अम्लीय नेचर का है, इसलिए इसे एसिड रेन के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होगा, तो कहेंगे इसमें किसका मात्रा होगा, तो कहिएगा एक तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस दो गैस मिलने से आपका एसिड रेन होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कॉर्बी रोग का इलाज में उपयोग होता है। तो स्कॉर्बी रोग जो होता है, स्कॉर्बी रोग किसके कमी के कारण होगा, तो कहेंगे विटामिन सी के कमी के कारण, विटामिन सी के कमी से आपका स्कॉर्बी रोग होगा। अब जो ये विटामिन सी है, तो जब आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी होगा तो स्कॉर्बी रोग होगा। इसमें क्या होगा, तो कहिएगा इस बीमारी में जो है दांत का मसूड़ा फूल जाता है, दांत का मसूड़ा में क्या होता है, तो कहेंगे सूजन आ जाता है, सूजन हो जाता है। ठीक है, यानी दांत से खून आने लगता है, तो इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्कॉर्बी रोग के इलाज में उपयोग किया जाएगा, तो विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें विटामिन सी किस में पाया जाएगा, ऑप्शन ए है आम में, ऑप्शन बी है पपीता में, ऑप्शन सी है आंवला में और ऑप्शन डी है बेर में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंवला में जो है ये भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी देखने को मिलता है।
ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछ लेता है, तो विटामिन अगर सी के रासायनिक नाम पूछे, रासायनिक नाम, तो कहिएगा क्या, तो कहिएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, तो याद रखिएगा। चलिए 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, ठीक है। तो पायरोमीटर के नाम से किसे जाना जाता है, इसमें ऑप्शन ए है ताप विद्युत तापमापी, ऑप्शन बी है विकिरण तापमापी, ऑप्शन सी है गैस तापमापी, और ऑप्शन डी है द्रव्य तापमापी। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो विकिरण तापमापी होता है, विकिरण तापमापी, तो इसी को पायरोमीटर भी कहा जाता है। तो विकिरण तापमापी, या इसी को कहिए आप पायरोमीटर, पायरोमीटर ये क्या है, तो कहेंगे ये उच्च तापमापी यंत्र होता है, उच्च तापमापी यंत्र होता है, ठीक है। तो उच्च तापमापी यंत्र होता है, कितना से कितना डिग्री सेल्सियस के ताप को मेजर करता है पायरोमीटर या विकिरण तापमापी, तो कहिएगा 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही मेजर करेगा, यानी माप करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाले विमंदक क्या है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन ए है साधारण जल, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है यूरेनियम, और ऑप्शन डी है रेडियम, ठीक है। तो यहाँ ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो जो बीसीजी का टीका है, इस जन्म नवजात बच्चों को लगाया जाता है, यानी जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, ठीक है, यानी जन्मजात बच्चा कहिए या नवजात बच्चा कहिए, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जन्मजात बच्चे को या नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो ये जो बीसीजी का टीका होता है, बीसीजी का टीका, तो ये क्यों लगाया जाता है, तो कहेंगे क्षय रोग से बचने के लिए, ठीक है, क्षय रोग, या इसी को तपेदिक कहिए, तपेदिक या टीबी कहिए, तो इस सब रोग से बचने के लिए आपको बीसीजी का टीका बच्चों में लगाया जाता है। अब जो किस जीवाणु के कारण क्षय रोग होगा, तो कहिएगा ट्यूबर कुलोसिस जीवाणु के कारण जो क्या होता है, तो कहेंगे क्षय रोग होता है, ठीक है। अब इसका खोज किसने किया बीसीजी का, तो कहिएगा गुएनिन ने किए थे, गुएनिन, ठीक है। तो गुएनिन जो थे यही इसका खोज किए थे बीसीजी टीका के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, ऑप्शन ए है गैलीलियो ने, ऑप्शन ए है गैलीलियो ने, ऑप्शन बी है न्यूटन ने, ऑप्शन सी है रोमर ने, और ऑप्शन डी है माइकलस ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रोमर साहब तो जो थे रोमर, तो रोमर ने ही प्रकाश के वेग बताए थे, ठीक है। तो प्रकाश के वेग अब समझिए, आप पूछता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना, यानी प्रकाश के वेग कितना होता है, तो क्या कहिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये इतना याद रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन में ना मिले, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो वहां पे देखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ पे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन के शुद्ध रूप किसे, माने कार्बन के शुद्ध रूप किस रूप में रहता है? तो ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है चारकोल और ऑप्शन डी है फ्लोरीन। ठीक है, तो आपका हीरा हो जाएगा, जो शुद्ध रूप होता है कार्बन के वो हीरा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि 21 नंबर प्रश्न देखें तो 21 नंबर प्रश्न है, जीका वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी जीका वायरस क्या है? तो कहेंगे जीका वायरस जो है, जीका वायरस ये मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ये जो है ये मच्छर के काटने से आपको जीका वायरस होगा। तो कौन सा मच्छर काटेगा? तो कहिएगा एडीज मच्छर। ठीक है, एडीज मच्छर के काटने से क्या होगा? तो कहेंगे जीका वायरस होगा। इसमें जिस व्यक्ति को एडीज मच्छर काट लिया उसे जीका, उसमें जीका वायरस होता है, तो उसका क्या होगा? तो उसका मस्तिष्क प्रभावित होगा। ठीक है, तो यानी दिमाग पर प्रभावित पड़ेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी मस्तिष्क। ठीक है, तो इतना याद रखिए। ठीक, तो मस्तिष्क प्रभावित होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? तो कहिएगा दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। क्लियर हुआ? दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। अब इसके उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको दूरदृष्टि है तो दूरदृष्टि में क्या होगा? तो दूरदृष्टि अगर आपको बीमारी हो गया है तो इसमें नजदीक की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस कंडीशन में आपको उत्तल लेंस का चश्मा पहनने के लिए डॉक्टर कहते हैं। उत्तल लेंस की चश्मा जो है इसका उपचार में, दूरदृष्टि के उपचार में उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाता है। यदि हम निकट दृष्टि की बात करें तो इसे मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहिएगा मायोपिया। मायोपिया इसमें क्या होता है? तो कहिएगा ये में जो है ना, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। जब किसी वस्तु को दूर की वस्तु दिखाई ना दे तो उसे हम मायोपिया कहेंगे, यानी निकट दृष्टि दोष कहेंगे। इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक है आपका जाड़ा दृष्टि दोष। तो जाड़ा दृष्टि दोष क्या है? तो जाड़ा दृष्टि दोष में क्या होता है? जिस व्यक्ति को यदि जाड़ा दृष्टि दोष है तो उस व्यक्ति को ना दूर की वस्तु दिखाई देगा और ना नजदीक की वस्तु दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति को द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो आदमी प्रयोग करेगा किसका? तो द्विफोकस लेंस का प्रयोग करेगा। इसी को कहा जाता है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। ठीक है, तो बाइफोकल लेंस या द्विफोकस लेंस का प्रयोग करेगा तो उससे ज्यादा दृष्टि दोष से उसका छुटकारा हो पाएगा, क्योंकि इसमें ना नजदीके के वस्तु दिखाई देगा और ना दूरे के वस्तु दिखाई देगा। यदि हम वक्रता के बात करें तो इसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस कहा जाएगा। इसमें क्या होता है कि जौन व्यक्ति को होगा ना, उसमें हरा और लाल में पहचाने नहीं स्पष्ट होगा। हरा और लाल में पहचान स्पष्ट नहीं हो पाएगा उससे। ठीक है, और इस कौन सा बीमारी है? तो कहेंगे ये आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल, ठीक है, यानी ड्राई सेल की धनात्मक छड़ किसकी बनी होती है?
तो जो धनात्मक जो एक सूखा सेल देखिएगा बैटरी, ठीक है, घरों में यूज होता है टॉर्च में, उसमें ध्यान से देखिएगा